उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ डबल मर्डर से दहल गई, हिल गई। वहां के गोमती नगर इलाके में मानस वाजपेयी नाम के व्यक्ति ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी का नाम दिव्या मिश्रा था। वो आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। पुलिस का कहना है कि मानस ने दिव्या को पहले ऑफिस से बाहर बुलाया, फिर पिस्तौल से उन्हें गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद वो अपने घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक घर आने के बाद मानस ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी, उन्हें भी गोली मार दी। पत्नी और बहन को मारने के बाद उन्होंने अपने सिर में गोली मार दी और खुदकुशी कर ली, जान दे दी। इस घटना की वजह से पूरे शहर में सनसनी मच गई। बैंक के बाहर सड़क पर जहां दिव्या मिश्रा की हत्या हुई थी, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। जमीन पर खून फैला दिखाई दिया। पुलिस के अधिकारी बैंक के अंदर जांच करते नजर आए, बैंक के बाहर जांच करते नजर आए। कुछ लोगों से पूछताछ भी करते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक मानस ने बातचीत करने के बहाने दिव्या को फोन करके ऑफिस से बाहर बुलाया, लेकिन दिव्या को यह पता नहीं था कि उनके पति ही उनकी जान ले लेंगे। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि थोड़ी देर बात करने के बाद मानस ने पिस्तौल निकाली और फिर दिव्या पर फायरिंग कर दी। गोलियां चलानी शुरू कर दी, एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी। गोली लगते ही दिव्या जमीन पर गिर गई और उसी जगह पर तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की दिन दहाड़े उसके पति मानस ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पत्नी की हत्या करने के बाद मानस वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचे। पुलिस का कहना है घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी बीमार बहन की जान ले ली। तुलिका उनकी बहन का नाम था, 28 साल की थी वो। उन्हें भी गोली मार दी। बहन की हत्या करने के बाद मानस ने आत्महत्या कर ली, अपने सिर में गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया। उसमें उन्होंने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया। व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लिखा कि हमने आज अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके बाद अब मुझे अपने सिस्टर और मुझे भी मारना होगा। इस टाइप से उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। व्हाट्सएप स्टेटस में मानस ने अपनी पत्नी की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा यूट्यूबर हैं। पत्नी दिव्या की तरह मानस भी बैंक में काम करते थे। करीब 12 साल पहले उनकी दिव्या से शादी हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। 1 साल पहले दिव्या ने तलाक के लिए कोर्ट में अपील भी की थी और तभी से दोनों अलग रह रहे थे। दिव्या आलमबाग में रहती थी और मानस अपनी बहन के साथ हुसारिया चौराहे के पास किराए के मकान में रहते थे। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि उन्होंने अपनी बहन की हत्या क्यों की। उधर जयपुर में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पति की जहर देकर जान ले ली। जूस में जहर देकर अपने पति को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है महिला ने पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची, ताकि जो व्यक्ति उनके प्रेमी बताए जा रहे हैं वो उनसे शादी कर सके, उनके साथ अपना घर बसा सकें। कविता मीणा महिला का नाम बताया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके प्रेमी बताए जा रहे गणेश मीणा नाम के व्यक्ति को भी पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि आरोपों पर उन दोनों का क्या कहना है, उनका क्या जवाब है। 23 साल की कविता की करीब 1.5 साल पहले महेश मीणा से शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कविता की दोस्ती उनके मोहल्ले में रहने वाले गणेश से थी और वो उनके साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कविता के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में घर वालों ने उनकी शादी महेश से करा दी थी। जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था, उसके साथ पूर्व से 5, 6, 7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी। पुलिस का कहना है शादी के बाद भी कविता गणेश से अक्सर मिलती थी, मोबाइल फोन पर उनसे घंटों बातें करती थी। दोनों चाहते थे किसी भी तरह महेश उनके रास्ते से हट जाएं। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से कविता और गणेश ने मिलकर खतरनाक साजिश रची, महेश की हत्या की साजिश रची। और पुलिस कह रही है साजिश के तहत 5 अगस्त को कविता महेश के साथ बाइक से जयपुर के बुराज इलाके में गई। लौटने के दौरान जूस पिलाने के बहाने कविता ने रास्ते में बाइक रुकवाई और आरोप लगाया गया कि मौका देखकर कविता ने पति के जूस में जहर मिला दिया। पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं।
जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो मिला। उसमें एक चौराहे पर कविता 3 लोगों के साथ नजर आई। पुलिस का कहना है उनमें एक व्यक्ति गणेश हैं और बाकी के 2 लोग उनके साथी थे, जबकि महेश की हालत खराब दिखाई दी। वो लड़खड़ा रहे थे, ठीक से पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। तीनों ने मिलकर महेश को पास में ही एक जगह पर बैठा दिया था और फिर वहां से चले गए थे। बाद में कविता ने ससुराल वालों को महेश की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उनकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने कविता और गणेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई तो कोहराम मच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में 5 लोग सवार थे। समय रहते वो कार से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग बुझा पाती, कार जलकर राख हो चुकी थी। बिहार के बेगूसराय में हथियारों के साथ वीडियो बनाना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस ने नकली और अस्पताल से चोरी की गई कैंसर की दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनके पास से 9 करोड़ रुपए की दवाएं और 50 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। उधर लद्दाख के कारगिल में रास्ता बंद किए जाने से नाराज होकर एक महिला ने सेना के जवानों से बहस की तो बवाल हो गया। वहां तैनात सैनिकों से वो लड़ गई, झगड़ पड़ी। लद्दाख में जगह है मीनामर्ग, वहां पर सेना की एक चेक पोस्ट है। एलओसी के पास ये जगह है, बेहद संवेदनशील जगह है, ऊंचाई वाला इलाका है। भारतीय फौज वहां 24 घंटे तैनात रहती है। सैनिकों ने सुरक्षा कारणों से कुछ घंटों के लिए चेक पोस्ट को बंद कर दिया था, मतलब गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया था। लेकिन इसी बात पर वो महिला जो लद्दाख घूमने गई थी वो भड़क गई, गुस्से से आग बबूला हो गई। रास्ता रोके जाने पर आसमान सिर पर उठा लिया उन्होंने। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen-Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। और महिला खुद को जेन जी बताती रही, सैनिकों से रास्ता खोलने की बात कहती रही। गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया। भारतीय सेना पर आपत्तिजनक आरोप लगा दिए। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। हंगामे के दौरान महिला बार बार सैनिकों से यह पूछती दिखी कि पर्यटकों को क्यों रोका गया, उनकी गाड़ी को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, सेना के अधिकारियों की गाड़ी को आगे जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने दूसरे यात्रियों से भी अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। एक सैनिक ने उन पर लोगों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया, ओके। आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ मैं ठीक है, उकसाया। हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे। चेक पोस्ट पर तैनात सैनिक लगातार उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्से में तमतमाई महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। वो इस बात पर अड़ गई कि अगर पर्यटकों की गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो किसी की भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, और वहीं पर धरना देने का ऐलान कर दिया उन्होंने। यहां तक कि पर्यटकों का रास्ता रोके जाने की बात संसद तक में उठाने की चेतावनी दे दी। वहां पर हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, 1 मिनट सर, इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हंगामा बढ़ गया तो सेना के बड़े अफसर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सभी को शांत कराने की कोशिश की, महिला से भी शांति बनाए रखने की अपील की, नियमों का पालन करने की अपील की, लेकिन वो महिला अपनी जिद पर अड़ी रही, हटने को तैयार नहीं हुई। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? नहीं हटेंगे। सेना के अधिकारियों ने काफी समझाया, उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। एक अधिकारी तो महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखे, उन्हें शांत रहने की अपील करते नजर आए।
फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और जेनजी इन शब्दों को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया महिला पर। महिला के व्यवहार की उन्होंने आलोचना की कि एक पीढ़ी की पहचान को धमकी की तरह इस्तेमाल करने से जेनजी की ही छवि खराब होगी। करगिल में मीनामर्ग चेकपोस्ट पर यह हंगामा हुआ। एलओसी के काफी करीब जगह है, ये ऊंचाई वाला इलाका है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर यह चेक पोस्ट है। सेना कई बार सुरक्षा कारणों से ऊपर जाने वाली सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर देती है, गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा देती है। कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी ऐसा किया जाता है। सभी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जाती है और मौसम सही होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की जाती है। उसी चेक पोस्ट पर लद्दाख घूमने पहुंची वो महिला सेना के जवानों पर बुरी तरह भड़क गई थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महिला ने फिर माफी भी मांग ली। न्यूज़ 18 ने महिला से बात की। उन्होंने इस दिन की घटना के बारे में बताया और सेना को लेकर कहे गए अपने शब्दों के लिए फिर माफी मांगी। के लिए मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने 2 यात्रियों से 68 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 2 यात्रियों के सामान से 68 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। दोनों यात्री दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए अगरतला जा रहे थे। सीआईएसएफ ने दोनों यात्रियों के दस्तावेज और जब्त किए गए रुपए इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में ईडी की टीम ने धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई और कई दस्तावेजों की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले को देश विरोधी बताया। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। इधर दिल्ली के नगर निगम एमसीडी के चेयरमैन के दफ्तर में जमकर मारपीट हो गई। कुछ लोग जबरदस्ती वहां घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कर दी। पूरा हंगामा कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त हुआ। हाजी जरीफ एमसीडी चेयरमैन के दफ्तर के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके मुताबिक तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। मारपीट से बचने के लिए वो दौड़ते हुए चेयरमैन के दफ्तर में चले गए। उन्होंने चेयरमैन से उन्हें बचाने की गुहार लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते 20 से 25 लोग चेयरमैन के दफ्तर में घुस गए। उन्होंने कांग्रेस पार्षद पर हमला कर दिया। अपने बचाव में पार्षद ने उनकी तरफ कुर्सी फेंकी तो हमला करने वाले लोगों ने भी कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी। कांग्रेस पार्षद को धमकाने की कोशिश की और देखते ही देखते चेयरमैन का दफ्तर किसी अखाड़े में बदल गया। कुछ पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव भी करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, वहां रखा एक एक सामान तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, टेबल तोड़ दी, गमले तोड़ दिए, कांच की खिड़कियां जो दफ्तर में लगी थी वो तक तोड़ दी। पूरे दफ्तर में कांच के टुकड़े बिखरे नजर आए। गाली गलौज आपस में इनकी हुई दोनों की, तो हमने बीच बचाव में, छोड़ो भी, आप झगड़ा मत करो, आप बाहर जाकर झगड़ा करो, झगड़ा ना करो। तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो कुर्सियां वहां पड़ी थी ऑफिस की, उन्होंने एक दूसरे को फेंकनी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले जारी किए गए एक नोटिस को लेकर यह हंगामा हुआ। कुछ दिन पहले एमसीडी ने अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों को सील करने के लिए नोटिस जारी किया था। हमला करने वाले लोगों का आरोप है यह नोटिस कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ के कहने पर जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्षद ने सफाई दी कि उन्होंने नोटिस जारी करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया था। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रांची में हुए छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का यह आदेश रद्द की गई परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई की जांच के लिए कमेटी बना दी। ये कमेटी प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े जाने और पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच करेगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वो 1984 में हुए सिख दंगा मामले में 8 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। उधर महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का टेस्ट शुरू हो गया। यह पता लगाने के लिए कि उन्हें मराठी भाषा बोलनी आती है या नहीं, समझनी आती है या नहीं, पढ़नी आती है या नहीं, ताकि ड्राइवर यात्रियों से लोकल भाषा में बातचीत कर सकें, उनकी बातों को समझ सकें, उनके सवालों का जवाब दे सकें। तो मुंबई के भी अलग अलग इलाकों में आरटीओ की टीमों ने कई टैक्सी ड्राइवरों का टेस्ट लिया। आरटीओ गाड़ियों और ड्राइवरों से जुड़े नियम बनाने और उनकी निगरानी करने वाला सरकारी विभाग है। राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले ही ऐलान किया था कि सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखनी होगी, नहीं तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। 15 अगस्त तक इसकी डेडलाइन दी गई थी और समय सीमा खत्म हो जाने के बाद आरटीओ की टीमें एक्शन में आ गई। मुंबई के दादर इलाके में भी उसने अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत कई टैक्सी ड्राइवरों को रुकवाया गया, ऑटो रिक्शा के ड्राइवरों को रुकवाया गया, जांच की गई उन्हें आम बोलचाल की मराठी भाषा आती है या नहीं। इसके लिए 16 सवालों की एक लिस्ट बनाएगी और ड्राइवरों से उन सवालों के जवाब मांगने का काम शुरू कर दिया गया। जो आरटीओ की टीम है वो अब लगातार जगह जगह पे जाएगी। ये सारे सवाल जो है वो आरटीओ अधिकारी जो हैं वो ड्राइवर से पूछेंगे। अगर ड्राइवर जो है वो इसमें मराठी में आंसर दे देगा, इन सभी सवालों का जवाब मराठी में दे देगा, तो उससे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। टेस्ट के दौरान कुछ ड्राइवर मराठी भाषा में जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने दलील दी वो कुछ रोज पहले ही मुंबई आए थे, इतनी जल्दी ये भाषा नहीं सीख पाए। इस पर आरटीओ की टीम ने उन ड्राइवरों को नोटिस थमाया, उन्हें 1 महीने का वक्त दिया ताकि वो ये भाषा सीख लें। मराठीमध्ये काय बोलशील? अभी इतना नहीं आता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक नोटीस दे रहा हूँ। ठीक आहे, आपल्याला तुम्हाला एक नोटीस देतो। त्या नोटीसवरून तुम्हाला 1 महिन्याचा अवधी आहे। त्या पिरियडमध्ये तुम्ही मराठी शिकून घ्यायचं आहे, अथवा तुमच्यावरती मग ते 1 महिन्यात जर नाही शिकले तर कारवाई होईल। आरटीओ टीम के मुताबिक 1 महीने के बाद भी अगर ड्राइवर मराठी भाषा नहीं सीख पाए तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, परमिट रद्द हो सकता है गाड़ी चलाने का। राज्य सरकार ने अपने आदेश में यह भी भरोसा दिया था कि जिन ड्राइवरों को मराठी भाषा नहीं आती उन्हें सिखाने की व्यवस्था की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश के बाद गंगा के सभी घाट डूब गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बने सभी घाट डूब गए और नमो घाट तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बिहार के बक्सर में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन ने गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी, साथ ही लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। असम के शिवसागर में आई भीषण बाढ़ के 1 महीने बाद भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोगों के मकानों में कीचड़ और मलबा इकट्ठा हो गया। मकानों को नुकसान होने से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। उधर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टकराव हो गया, जमकर मारपीट हो गई, कैंपस के अंदर आगजनी हो गई, तोड़फोड़ की गई, हालात बिगड़ गए, तनाव फैल गया। फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ता फिर पुलिस से उलझ गए। एक रोज पहले एसएफआई ने कैंपस में एक बैठक बुलाई थी, एबीवीपी ने उसका विरोध किया। अगले दिन विरोध जताने के लिए मार्च निकाला। जवाब में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकाला और कैंपस के गेट के सामने दोनों संगठनों के लोग आमने सामने आ गए। उनमें झड़प हो गई और स्थिति बिगड़ गई, हालत खराब हो गई। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों संगठनों के लोग पुलिस वालों से भिड़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ने में जुट गए। अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उल्टा पुलिस वालों से बहस करने लगे, उनमें धक्का मुक्की होने लगी।
फिर हाथापाई शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। तभी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इससे पहले रात में भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बवाल हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ता और एसएफआई के कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आए थे। रात में भी दोनों संगठनों के लोग एक दूसरे के झंडे और बैनर फाड़ते नजर आए, आगजनी करते दिखाई दिए, तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झड़प हुई तो बीजेपी की विधायक शर्बरी मुखोपाध्याय वहां पहुंच गईं। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक कैंपस के अंदर हंगामा होता रहा। दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए। खबर है कि कैंपस में हुई झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने विधानसभा भवन तक मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें यह आदेश दिया गया था कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बाहर का आदमी एंट्री नहीं कर सकता, फोटो नहीं ले सकता, वीडियो नहीं बना सकता। अंदर जाने के लिए स्कूल की इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस ने इसे सरकार का मनमानी भरा फैसला बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों ने मार्च निकाला। विधानसभा भवन के नजदीक मौजूद पोद्दार स्कूल नाम के स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, बैनर पोस्टर लिए, उन्होंने नारे लगाते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ गए। स्कूलों के अंदर मीडिया कवरेज पर रोक और किसी भी बाहरी व्यक्ति के वीडियो बनाने, फोटो बनाने पर रोक के खिलाफ कांग्रेस आज सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस ने जयपुर के पोद्दार स्कूल से लेकर अब विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। विधानसभा के करीब पहुंचने पर पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को रोक दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। मार्च में शामिल कांग्रेस विधायक भड़क गए, नाराज हो गए। कुछ लोग तो पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर उन्होंने हमला बोला। तो शिक्षा का जो हाल बेहाल किया है ना ये मदन दिलावर ने, ये दिमाग से पैदल है। हमारी अपील है कि सरकार इसका इस्तीफा ले। पुलिस वालों ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर रोका तो वो दूसरी तरफ पहुंच गए। विधानसभा भवन के अंदर जाने की वहां से कोशिश की, वहां पर पुलिस वालों के साथ उनका टकराव हो गया। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इस वक्त जो एसटीएफ है वो रोकने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर आप देखिए कि ये टकराव की स्थिति बन रही है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया तो गुस्साए कांग्रेस के कुछ विधायक गेट पर चढ़ गए, उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और करीब आधे घंटे तक पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच यह टकराव चलता रहा। कांग्रेस के विधायक गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने स्कूलों में मीडिया कवरेज पर लगी रोक और बाहरी व्यक्तियों के जाने पर लगी रोक को खत्म करने की मांग की। उधर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बस और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई तो 4 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में बस और ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां पहुंची राहत और बचाव की टीम ने दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक टनल में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। गुजरात के वडोदरा में बस के दरवाजे में गर्दन फंसने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना एक वर्कशॉप पर हुई जब बस का हाइड्रोलिक दरवाजा बंद होते वक्त बच्चे की गर्दन फंस गई। बेहोशी की हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इधर दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, हटवा दिया गया, उन्हें गिरा दिया गया। जो ढांचे गिराए गए वो अवैध तरीके से बनाए गए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में शांति पथ पर मौजूद है। वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, फेंसिंग की गई थी। वीजा सेक्शन के पास लोगों को कतार में लगने के लिए कुछ ढांचा बनाया गया था, लेकिन सब कुछ हटा दिया गया। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए थे। वहां लगे पार्किंग पोल हटा दिए थे।
तो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर की गई कार्रवाई को उसका जवाब माना गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मलबा बिखरा दिखा, टूटी रेलिंग बिखरी दिखी, गेट का हिस्सा बिखरा दिखा, लोहे के फ्रेम बिखरे दिखे, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर से आवाजाही होती थी, इन खिड़कियों पर हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन ये अब संबंधित एजेंसियों ने इन्हें यहाँ से हटाया है। जो बैरिकेड्स यहाँ पर देखते थे आप, ये इतने बड़े बड़े पाइप आपने देखे, ये हटाए गए हैं, तोड़े गए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि अवैध निर्माण था। मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई गई, अवैध ढांचों को हटा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ये टकराव अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान के बाद बढ़ा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उसको भारत का अहम हिस्सा बता दिया था। अभिन्न अंग भारत कहता रहा, उन्होंने अहम हिस्सा बता दिया। उनकी इसी बात पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को तलब कर लिया था, वहां मौजूद भारत के हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा घेरा हटा दिया। तो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी कार्रवाई कर दी गई। उधर पीओके के लोगों को पाकिस्तान का लाडला बच्चा बताए जाने पर जेएएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान भड़क गए, बुरी तरह आग बबूला हो गए। इस पर जोरदार पलटवार किया और कश्मीरियों को फिर पाकिस्तान का लाडला बच्चा नहीं बाप बता दिया। उन्होंने दावा किया पाकिस्तान की सरकार पीओके के लिए हर साल जो बजट देती है उससे कहीं ज्यादा वसूल कर लेती है, वहां से भारी भरकम टैक्स लेती है, महंगी बिजली देती है, महंगा आटा देती है, पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हर एक चीज महंगे दाम पर दी जाती है। यह आरोप लगाया सरदार अमान खान ने। और उनके मुताबिक इस सब के बाद भी पाकिस्तान के मंत्री और नेता पीओके को दिए जाने वाले बजट का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहते हैं कि देखो कितना बजट दे दिया। पीओके के लोगों को पाकिस्तान का लाडला बच्चा कह देते हैं, मानो उन पर एहसान कर रहे हैं। कहते हैं हम 310 अरब का बजट देते हैं, हम उनसे कहते हैं सिर्फ बिजली की कीमत लगाओ कितनी है। जो कहते हैं कश्मीरियों को हमने बहुत दिया, लाडला बच्चा है, बच्चा नहीं है बाप है, बच्चा नहीं है बाप है। पीओके के इस नेता ने पाकिस्तान की सरकार को ललकारा, खुली चुनौती दे डाली कि अगर पीओके के लोगों पर पाकिस्तान की फूटी कौड़ी का भी कर्ज हो तो हिसाब कर लिया जाए। हमने बहुत बजट, हम उनसे कहते हैं हिसाब कर लो, कैलकुलेटर निकालो, हिसाब कर लो, लाइव बैठ जाओ, हिसाब कर लो। अगर हमने तुम्हारे देने हुए तो हम अपने अज़ाब बेच के तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अगर तुमने देने हुए तो शर्म से डूब के मत जाना। कश्मीरियों के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के बीच सरदार अमान खान ने लोगों से अपील कर दी कि वो बिजली के बिल ना भरें, कोई टैक्स ना भरें पाकिस्तान का। जब तक पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती उसका विरोध करते रहें, प्रदर्शन करते रहें। इधर चंडीगढ़ में जल भराव की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ की सड़कों पर जल भराव की समस्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राफ्टिंग बोट लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन के पास समंदर में डूब रही एक नाव को पुलिस ने बचा लिया। नाव के इंजन रूम में पानी भर जाने के कारण इंजन बंद हो गया था। पुलिस कर्मियों ने समय रहते नाव में सवार 9 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। असम के होजाई में वन विभाग के कर्मचारी ने हाथियों के झुंड को बचाने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन रुकवा दी। 60 से ज्यादा हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। वन कर्मी ने समय रहते ट्रेन के लोको पायलट को रुकने का इशारा कर दिया और हाथियों की जान बच गई। उधर रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई इलाकों में भारी तबाही मच गई। यूक्रेन की सेना ने बताया रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाईं, ड्रोन से हमला किया, कई इमारतें ढह गईं, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। कीव के एक इलाके में एक हमला तो तब हुआ जब कई लोग सायरन बजने के बाद अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इस हमले से लोग बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहां एक और धमाका हो गया, पहले वाले धमाके से भी ज्यादा खतरनाक।
पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लग गए, सुरक्षित जगहों पर जाने की होड़ मच गई, चीख पुकार मच गई। कई दूसरे इलाकों का भी यही हाल रहा। एक जगह तो रूसी सेना ने रात के अंधेरे में ही हमला कर दिया। इतनी तेज रोशनी हुई कि कुछ देर के लिए अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया। रूस ने ज्यादातर हमले रात में किए, जब लोग सो रहे थे। कीव के अलग अलग इलाकों में मिसाइलें बरसीं, ड्रोन से हमला हुआ। हमले में सैकड़ों मकान खंडहर में बदल गए, आग लग गई उनमें, सब कुछ जलकर राख हो गया। एक जगह तो हमले के कई घंटे बाद तक इमारतों से आग की लपटें उठती रहीं, काले धुएं का गुबार उठता रहा, ऐसा लगा पूरा आसमान काला हो गया। सैकड़ों गाड़ियां हमले की चपेट में आईं, उनके परखचे उड़ गए। वहां के लोगों के मुताबिक हमले का सायरन पूरी रात बजता रहा, सभी इलाकों में बजता रहा। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वाले मातम मनाते दिखे, रोते बिलखते दिखाई दिए। राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें उन्हें दिलासा देती रहीं। बाद में यूक्रेन की सेना ने चिंता जताई कि उसके पास एयर डिफेंस मिसाइलों की भारी कमी हो गई। उधर ब्रिटेन के बर्मिंघम में लग्जरी कारों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ तो सनसनी मच गई। कारें जल उठी, उनमें आग लग गई। जिन कारों पर हमला हुआ, भारतीय रुपयों में उनकी कीमत करीब 4-4 करोड़ की बताई गई। सभी कारें एक मैरिज हॉल के बाहर लाइन से खड़ी थी, शादी कार्यक्रम में पहुंची थी। सामने से 3 हमलावर दौड़ते हुए आए। एक ने पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए। एक एक कर 3 पेट्रोल बम फेंके और लाइन से खड़ी उन आलीशान कारों को निशाना बनाया। हमला होते ही वहां आग लग गई, धुआं फैल गया, अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। पेट्रोल बम की चपेट में आने से 2 गाड़ियों में आग लग गई। एक कार लैम्बोर्गिनी की और दूसरी मैक्लेरन कार थी। दोनों ही लग्जरी कारों की कीमत भारतीय रुपयों में 2 करोड़ 4 करोड़ के बीच बताई जाती है। लपटों से गाड़ियां गिर गईं। गनीमत ये रही, गाड़ियों में आग जो लगी वो बेकाबू नहीं हुई। कुछ देर बाद उसे बुझा लिया गया और किसी के घायल होने की भी खबर नहीं मिली। लेकिन इस हमले की वजह से वहां मौजूद लोग डर गए, सहम गए। ब्रिटेन की पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि यह हमलावर कौन थे और उन्होंने कारों को निशाना क्यों बनाया। इधर अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की एक खदान धंस गई। 100 लोगों की मौत हो गई, उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि जो खदान धंसी वो अवैध तरीके से चल रही थी, यानी सरकार की अनुमति के बिना वहां सोना निकाला जा रहा था। और इस काम में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। हर तरफ लोगों की भीड़ दिखी। उन्हें अंदाजा नहीं था वहां आफत बरपने वाली है, क्योंकि खदान का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। जो हिस्सा धंसा वो ऊंचाई पर था, वहां से हजारों टन मिट्टी एक झटके में नीचे आ गई। ऐसा लगा मानो मिट्टी का पूरा पहाड़ ही एक तरह से नीचे आ गया। जहां लोगों का हुजूम था वहां पर आ गया। जहां लोग खुदाई के काम में जुटे थे, मिट्टी का पहाड़ नीचे आया तो कुछ लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। वो उसके नीचे ही दब गए और चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। रोंगटे खड़े हो गए वहां पर जिसने भी इसको देखा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बबुआ नाम के इलाके में ही हुआ। यह इलाका अफ्रीकी देश कैमरून के बॉर्डर से लगता है और रिपोर्ट है वहां सोने की खदान धंसने से करीब 100 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत बचाव के दौरान कई लोगों को मिट्टी के ढेर से सुरक्षित निकाल भी लिया गया। उधर केन्या में पर्यटकों से भरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अफ्रीका के देश केन्या में पर्यटकों से भरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन पर्यटकों में इक्वाडोर के खुफिया विभाग के प्रमुख मिशेल सेंसी कॉन्टुगी और अमेरिका के एक पत्रकार भी शामिल थे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक हेलीकॉप्टर की हवाई जहाज से टक्कर हो गई। हादसे में हवाई जहाज के पायलट की मौत हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस कर्मियों की जान बाल बाल बच गई। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में आई नरमी ने शेयर बाजार में रौनक बिखेर दी। कई दिन से लाल निशान पर बंद हो रहे सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छी वापसी की। आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने बाजार का साथ दिया। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स में 628 और निफ्टी में 153 अंकों की बढ़त दर्ज की गई।
सौ बात की एक बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को धमकी दे दी है कि उस पर अब आर्थिक हमला किया जाएगा। मतलब आर्थिक प्रतिबंध तो ईरान पर पहले से ही लगा रखे हैं अमेरिका ने, लेकिन अब और भी ज्यादा आर्थिक दबाव डाला जाएगा, यह कह रहे हैं ट्रंप। यानी कुछ कर नहीं पाए ना ईरान का। युद्ध तो यह कहकर शुरू किया था कि ईरान तो चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगा। क्या हुआ उसका? ईरान के पैसे रोककर ही उसको घुटनों पर लाना था, तो युद्ध क्यों किया था? पहले कह रहे थे 60 दिन का समझौता है, उसमें डील फाइनल हो जाएगी। यानी अब मान रहे हो ना कि अपने हिसाब से डील नहीं करवा पाए ईरान से। अब कह रहे हैं ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे भारी आर्थिक हमला शुरू कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं अमेरिका में। जवाबी हमलों में ईरान क्या क्या नहीं कर रहा, और यहां जबानी हमले हो रहे हैं। जबानी हमलों में अब भी कोई कमी नहीं है ट्रंप की। कह रहे हैं ये ईरान के लिए इकोनॉमिक डी डे होगा। डी डे का इस्तेमाल करें। डी डे मतलब एक तरह से आखिरी वार जो है, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर में यह इस्तेमाल हुआ था डी डे। 6 जून 1944 को जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दूसरी वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र तट पर जर्मनी के खिलाफ आखिरी निर्णायक वार किया था, उसको कहा गया था डी डे। तो तभी से जब भी कोई डी डे कहता है तो मतलब अब ये आखिरी आर पार का वार है, अब बस दुश्मन को खत्म कर देंगे। तो ट्रंप ने अब चेतावनी दी है कि अब ये डी डे है, इकोनॉमिक डी डे है। जो कोई भी देश ईरान की मदद करेगा, उससे तेल खरीदेगा, उसको पैसा भेजेगा, उससे व्यापार करेगा, उस देश पर भी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो तेवर तो ट्रंप कड़े दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो कई दिन से दिखा रहे हैं कड़े तेवर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो जंग आपने ईरान के खिलाफ की, जो हमले किए, जो नाकेबंदी लगा दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, उससे उसको झुका तो नहीं पाए ना? ये मान रहे हो? और क्या मतलब निकाला जाए? मतलब अब युद्ध तो इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, सैन्य अभियान तो इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, यह मान लिया जाए। अमेरिका ने ईरान पर हर तरह का दबाव डालकर देख लिया, कितने तरह के तो हमले करके देख लिए, हर तरह की नाकेबंदी लगा दी, फिर भी ईरान टिका हुआ है। यही खुद बता रहा है, फिर भी ईरान जो टिका हुआ है यही खुद बता रहा है कि सैन्य अभियान तो कामयाब नहीं रहा। जंग शुरू करते ही आयतुल्ला खामनेई को मार दिया था आपने सोचा था इस्लामी क्रांति के टाइम से चला आ रहा सिस्टम ढह जाएगा और अपने आप ढह जाएगा, वो तो हुआ नहीं। कई बड़े सैन्य नेताओं को, अधिकारियों को मार दिया, राजनीतिक नेताओं को मार दिया कि ईरान का पूरा सिस्टम ढह जाएगा, पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। बार बार ये कहते रहे, कुछ नहीं हुआ। लगातार बमबारी करते रहे, मिसाइलें चलाते रहे, ड्रोन हमले करते रहे। ईरान ने हार नहीं मानी, वो जवाबी हमले करता रहा। वो उसमें बहुत बर्बादी हुई ईरान में, लेकिन वो हमले तो करता रहा, अब भी कर रहा है। आपने समुद्री नाकेबंदी तक लगा दी कि ईरान अपना तेल किसी भी तरीके से बेच न सके। कह रहे थे वो शैडो फ्लीट से अपना तेल बेच रहा है, उसको भी हमने रोक दिया। आप तो कह रहे थे उसके स्टोरेज टैंक ही फट पड़ेंगे, तेल वहां जमा करता रहेगा, वो अपने ऑयल वेल बंद नहीं कर सकता, उनको स्टोर करना पड़ेगा तेल भरता जाएगा, उसके स्टोरेज टैंक फट पड़ेंगे, ईरान गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। क्या हुआ उस दावे का? और अब क्या आर्थिक दबाव कह रहे हो? वो तो आपने अप्रैल में बढ़ाना शुरू कर दिया था, पहले से ही लगा रखे थे आर्थिक प्रतिबंध। तो विदेशी बैंकों पर कई पाबंदियां लगा दी थी, कई कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी कि ईरान से डील कर रही हैं। आप तो कह रहे थे ईरान के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो कैसे जंग लड़ेगा, कैसे जंग लड़ेगा? अमेरिका ही कई बार घोषणा करता रहा सीज फायर की, अमेरिका ने की बार बार सीज फायर की घोषणा, लेकिन फिर हमले शुरू होते रहे। फिर जून में 60 दिन का एमओयू साइन हुआ कि हॉर्मुज गलियारा खोलने का वादा था, उसमें बातचीत करने का वादा किया दुनिया से। वो 60 दिन खत्म हो गए, नतीजा वही ढाक के 3 पात है। आयतुल्ला खामनेई को मार दिया तो मुश्तबा खामनेई खड़े हो गए, उनके कमांडर मारते रहे तो नए कमांडर खड़े होते रहे। आप उनका सिस्टम ही नहीं समझ पाए। ईरान की अर्थव्यवस्था हिलाने की धमकी दी तो ईरान ने पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। उसने हॉर्मुज गलियारा ही बंद कर दिया, अब भी बंद पड़ा है। अमेरिका की तमाम बमबारी,
तमाम नाकेबंदी के बावजूद ईरान की सेना जवाब देती रही, जैसा भी जवाब देती रही, किसी भी हालत में जवाब देती रही, लेकिन देती रही जवाब। वो हूथी विद्रोहियों के जरिए भी उधर से जवाब देती रही। ईरान की IRGC सेना मिसाइलें दागती रही, अब तक दाग रही है। उसने घुटने तो नहीं टेके। आर्थिक संकट उसका जरूर बढ़ गया होगा, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं टूटी और वहां के लोगों में भी कोई विद्रोह नहीं हो गया। अमेरिका तो कह रहा था ना कि एक हमला करेंगे और ईरान के लोग खुद ही इस्लामी शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। इतने बड़े दुनिया के सुपर पावर की यह है खुफिया जानकारी की हालत कि आपको अंदाजा ही नहीं हकीकत है। हकीकत क्या है? आपका अंदाजा हकीकत से इतना परे था। आपने सोचा था खामनेई को मार दोगे तो ईरान का सिस्टम ढह जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे और शासन बदल देगा खुद ही, शासन बदल जाएगा खुद ही। नहीं हुआ। ट्रंप ने तो दावा किया था ईरान की सेना अमेरिका से लड़ने से ही डर रही है और कहा था कि हम तो बमबारी जारी रहेंगे जब तक रेजीम नहीं बदल जाती, रेजीम को लोग नहीं उखाड़ फेंकते। नहीं हुआ कुछ भी। मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए, अब भी हैं। आपने कहा आप नहीं मानते उनको और फिर कह रहे थे कि मुश्तबा खामनेई बातचीत पर नजर रख रहे हैं। पहले कह रहे थे उनको मानते ही नहीं है। आपने तो यह तक कह दिया था कि मुश्तबा भी पता नहीं जिंदा है या नहीं है। आपने कहा ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, सारे बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। आप तो कह रहे थे 4 से 5 हफ्तों में सब हो जाएगा, ये तो 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आप कह रहे थे ईरान के पास पैसे नहीं सैनिकों की सैलरी देने के लिए। IRGC भाग रहा है, लीडरशिप अनिश्चित है। क्या हुआ उस सब का? ईरान ने नाकेबंदी का सामना किया, हॉर्मुज पर कंट्रोल अभी तक बनाए रखा है, बल्कि ईरान ने शर्तें रख दी कि पहले अपनी नाकेबंदी हटाओ, प्रतिबंध हटाओ, फिर बात होगी। यानी MOU से भी कुछ नहीं सुलझा। ये साफ है ना। ईरान कोई अल्टीमेटम मान ही नहीं रहा अमेरिका का। वो छकाया जा रहा है अमेरिका को, थकाया जा रहा है अमेरिका को। ना वो थका है, ना वो हारा है, ना वो थका हारा है। 100 बात की एक बात। इधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में नदी से एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 दिन से लापता एक महिला का शव नदी में मिलने से सनसनी मच गई। SDRF और पुलिस की टीम ने शव को किसी तरह नदी से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट बंद हो जाने से उसमें एक 3 साल का बच्चा फंस गया। बच्चे के साथ एक महिला भी लिफ्ट में फंसी रही। करीब 15 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उन दोनों को निकाला गया।